नमस्कार, स्वागत है डीडी न्यूज में आप सभी का। मैं हूं अश्विनी कुमार मिश्र। आइए नजर डालते हैं दिन भर की सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में आपातकाल को बताया संविधान की आत्मा पर हमला। स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा समेत सभी क्षेत्रों में आगे बढ़ने पर दिया बल। कहा देश की लगभग 95 करोड़ जनता उठा रही है सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का लाभ। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड मुख्यालय का किया उद्घाटन। कहा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आतंकी हमलों का लिया बदला। पाकिस्तान में घुसकर सैकड़ों आतंकवादियों को किया गया ढेर। कोलकाता रेप मामले में लगातार घिर रही है ममता सरकार। पार्टी विधायक के बेतुके बयान और आरोपी मनोजीत मिश्रा को लेकर भाजपा हमलावर। कहा अपराधियों को बचाना ममता सरकार की आधिकारिक नीति। ओडिशा के पुरी में भगदड़ मामले में राज्य सरकार एक्शन में। प्रशासनिक जांच के आदेश। मृतकों के परिजनों के लिए 25-25 लाख रुपए की आर्थिक मदद। पुरी के डीएम और एसपी का तबादला। 2 अधिकारी निलंबित। त्रिभाषा नीति पर महाराष्ट्र सरकार का बड़ा ऐलान। त्रिभाषा नीति की होगी समीक्षा। स्कूलों में हिंदी भाषा पर नया नियम फिलहाल नहीं होगा लागू। मैदानी इलाकों में 9 दिन पहले पहुंचा मानसून। उमस भरी गर्मी से मिली राहत। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश का कहर। उत्तरकाशी के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर बादल फटने से 9 मजदूर लापता। और अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। 25 जून को इमरजेंसी के 50 साल पूरे हो गए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात के 123वीं कड़ी में कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों ने संविधान की हत्या की। उन्होंने कहा कि इमरजेंसी लगाने वालों का इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। पचास साल पहले स्वतंत्र भारत के इतिहास का काला अध्याय 25 जून 1975 की मध्यरात्रि को आपातकाल की घोषणा के साथ लिखा गया था। मन की बात की 123वीं कड़ी में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इमरजेंसी के बारे में बात करते हुए कहा कि जन भागीदारी की शक्ति से बड़े बड़े संकटों का मुकाबला किया जा सकता है। उन्होंने देश के पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी भाई देसाई की एक ऑडियो क्लिप का जिक्र किया। आखिर ये जो जुल्म हुआ 2 साल तक, जुल्म तो 5-7 साल से शुरू हो गया था, मगर वो शिखर पर पहुंच गया है 2 साल में जब इमरजेंसी लोगों पर थोप दी और अमानुषी बर्ताव लोगों के साथ किया गया। लोगों के स्वतंत्रता के हक छीन लिए गए। अखबारों को कोई स्वतंत्रता न रही। न्यायालय बिल्कुल निर्बल बना दिए गए और जिस ढंग से 1 लाख से ज्यादा लोगों को जेल में बंद कर दिए और फिर अपने मनमानी राज की ओर से होती रही, उसकी मिसाल दुनिया के इतिहास में भी मिलना मुश्किल है। साथियों, ये आवाज देश के पूर्व प्रधानमंत्री श्रीमान मोरारजी भाई देसाई की है। उन्होंने संक्षेप में लेकिन बहुत ही स्पष्ट तरीके से इमरजेंसी के बारे में बताया। आप कल्पना कर सकते हैं वो दौर कैसा था। इमरजेंसी लगाने वालों ने ना सिर्फ हमारे संविधान की हत्या की, बल्कि उनका इरादा न्यायपालिका को भी अपना गुलाम बनाए रखने का था। इस दौरान लोगों को बड़े पैमाने पर प्रताड़ित किया गया था। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी के दौरान अनेक लोगों को कठोर यातनाएं दी गईं, लेकिन भारत की जनता का सामर्थ्य है कि वो झुकी नहीं, टूटी नहीं और आखिरकार आपातकाल हटा लिया गया। उन्होंने कहा कि बाबू जगजीवन राम जी ने इस बारे में बहुत ही सशक्त तरीके से अपनी बातें रखी थीं। बहनों और भाइयों, पिछला चुनाव नहीं था, भारत की जनता का एक महान अभियान था। उस समय के परिस्थितियों को बदल देने का, तानाशाही के धारा को मोड़ देने का और भारत में प्रजातंत्र की बुनियाद को मजबूत कर देने का।
प्रधानमंत्री ने कहा कि अटल जी ने भी तब अपने ही अंदाज में जो कुछ कहा था वो भी हमें जरूर सुनना चाहिए। बहनों और भाइयों, देश में जो कुछ हुआ उसे केवल चुनाव नहीं कह सकते। एक शांतिपूर्ण क्रांति हुई है। लोक शक्ति की लहर ने लोकतंत्र की हत्या करने वालों को इतिहास के कूड़ेदान में फेंक दिया है। प्रधानमंत्री ने कहा कि इमरजेंसी का डटकर मुकाबला करने वालों को हमें हमेशा याद रखना चाहिए। देश पर इमरजेंसी थोपे जाने के 50 वर्ष कुछ दिन पहले ही पूरे हुए हैं। हम देशवासियों ने संविधान हत्या दिवस मनाया है। हमें हमेशा उन सभी लोगों को याद करना चाहिए जिन्होंने इमरजेंसी का डटकर मुकाबला किया था। इससे हमें अपने संविधान को सशक्त बनाए रखने के लिए निरंतर सजग रहने की प्रेरणा मिलती है। देश में 50 वर्ष पहले लागू किए गए आपातकाल के गवाह बने लोग आज भी उस दौर को याद करके सिहर उठते हैं। उनके लिए यह किसी जंग से कम नहीं था। जानकारों का कहना है कि जब परिवार को देश के ऊपर रखा जाता है तब आपातकाल जैसे काले अध्याय लिखे जाते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम के जरिए कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर देशवासियों को संबोधित किया। उन्होंने योग के महत्व को रेखांकित करते हुए कहा कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 10 साल पहले शुरू हुआ था और आज पूरी दुनिया में छा गया है। प्रधानमंत्री ने देशवासियों से स्वस्थता और फिटनेस पर ध्यान देने की अपील की। इस साल 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के 10 साल पूरे होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात की 123वीं कड़ी में योग पर विस्तार से चर्चा करते हुए कहा कि बीते 10 साल में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने का यह सिलसिला और भव्य बनता जा रहा है। उन्होंने विदेश में मनाए अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की तस्वीरें साझा करते हुए कहा कि ये एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। दुनिया के हर बड़े शहर से योग की तस्वीरें आई और हर तस्वीर में एक बात खास रही, शांति, स्थिरता और संतुलन। इस बार की थीम भी बहुत विशेष थी, योगा फॉर वन अर्थ वन हेल्थ, यानी एक पृथ्वी एक स्वास्थ्य। ये सिर्फ एक नारा नहीं है, एक दिशा है जो हमें वसुधैव कुटुंबकम का एहसास कराती है। प्रधानमंत्री मोदी ने स्थानीय कला और शिल्प से जुड़े उत्पाद के जरिए आत्मनिर्भर भारत अभियान को नई ऊर्जा मिलने की बात कही। उन्होंने कार्यक्रम में यूनिक प्रोडक्ट का उल्लेख करते हुए हाल ही में जीआई टैग दिए गए मेघालय के एरी सिल्क का भी जिक्र किया। इस सिल्क की देश और विदेशों में भारी मांग है। आजकल दुनिया में ऐसे प्रोडक्ट्स की डिमांड तेजी से बढ़ रही है जिनमें हिंसा न हो और प्रकृति पर उनका कोई दुष्प्रभाव न पड़े। इसलिए मेघालय का एरी सिल्क ग्लोबल मार्केट के लिए एक परफेक्ट प्रोडक्ट है। इसकी एक और खास बात है, ये सिल्क सर्दी में गर्म करता है और गर्मियों में ठंडक देता है। इसकी एक खूबी इसे ज्यादातर जगहों के लिए अनुकूल बना देती है। मेघालय की महिलाएं अब सेल्फ हेल्प ग्रुप के जरिए अपनी इस धरोहर को और बड़े स्केल पर आगे बढ़ा रही है। पीएम मोदी ने जोर देते हुए कहा कि आज भारत स्वास्थ्य से लेकर सामाजिक सुरक्षा तक हर क्षेत्र में परिपूर्णता की भावना को लेकर आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा कि देश में लगभग 95 करोड़ लोगों को किसी न किसी सामाजिक सुरक्षा योजना का लाभ मिल रहा है, जो दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज है। हाल ही में इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ILO की बड़ी अहम रिपोर्ट आई है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत की 64% 64% से ज्यादा आबादी को अब कोई न कोई सोशल प्रोटेक्शन बेनिफिट जरूर मिल रहा है। सामाजिक सुरक्षा ये दुनिया की सबसे बड़ी कवरेज में से एक है। आज देश के लगभग 95 करोड़ 95 करोड़ लोग किसी ना किसी सोशल सिक्योरिटी योजना का लाभ पा रहे हैं, जबकि 2015 तक 25 करोड़ से भी कम लोगों तक सरकारी योजनाएं पहुंच पाती थी।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम में देशवासियों को स्वास्थ्य और फिटनेस पर ध्यान देने का सुझाव दिया। कार्यक्रम के दौरान उन्होंने खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ का मंत्र दिया। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि हमें अपने सामर्थ्य का विस्तार करने के लिए अपनी फिटनेस पर ध्यान देना होगा। अगर हमें अपने सामर्थ्य का विस्तार करना है तो सबसे पहले हमें अपनी फिटनेस और वेलबींग पर ध्यान देना होगा। वैसे साथियों, फिटनेस के लिए, ओबेसिटी कम करने के लिए मेरा एक सुझाव आपको याद है ना? खाने में 10% तेल कम करो, मोटापा घटाओ। जब आप फिट होंगे तो जीवन में और ज्यादा सुपर हिट होंगे। प्रधानमंत्री ने अंतरिक्ष के क्षेत्र में भारत की उपलब्धियों का भी जिक्र किया। पीएम मोदी ने गुजरात के अहमदाबाद में मिशन फॉर मिलियन ट्रीज अभियान की सराहना करते हुए कहा कि अभियान का लक्ष्य लाखों पेड़ लगाना है। इस अभियान की एक खास बात सिंदूर वन है। ये वन ऑपरेशन सिंदूर के वीरों को समर्पित है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात कार्यक्रम को मेरठ के कलाकारों ने एक साथ सुना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मन की बात में महिला स्वयं सहायता समूह द्वारा किए गए उल्लेखनीय कार्यों का भी जिक्र किया था। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता में आरजीकर मेडिकल कॉलेज अस्पताल में एक जूनियर डॉक्टर के साथ बलात्कार और हत्या की घटना के साल भर के अंदर ही एक लॉ कॉलेज की छात्रा के साथ बलात्कार की घटना ने शैक्षणिक संस्थानों में सुरक्षा के मुद्दे पर नए सिरे से बहस छेड़ दी है। इस पूरे मामले में बीजेपी खूब हमलावर है और राज्य में कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर रही है। इस सबके बीच तृणमूल के विधायक मदन मित्रा ने एक संवेदनहीन बयान दिया। उन्होंने कहा कि अगर वो लड़की वहां नहीं गई होती तो ऐसी घटना नहीं होती। बयान की चौतरफा निंदा हो रही है। दक्षिण कोलकाता के लॉ कॉलेज में एक छात्रा के साथ हुए गैंगरेप के बाद पश्चिम बंगाल की राजनीति उफान पर है। बीजेपी का विरोध प्रदर्शन, टीएमसी नेताओं के विवादित बयान और पुलिस की कार्रवाई से माहौल तनावपूर्ण हो गया है। इस पूरे मामले में पश्चिम बंगाल भाजपा ने सत्तारूढ़ ममता बनर्जी सरकार पर सवालिया निशान लगाया है। भाजपा ने आरोप लगाते हुए सत्तारूढ़ टीएमसी से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सवाल किया कि 2013 से अपराधों की लंबी सूची होने के बावजूद मनोजीत मिश्रा 11 वर्षों से खुलेआम क्यों घूम रहा है। भाजपा ने टीएमसी से पूछा कि हत्या के प्रयास से लेकर यौन उत्पीड़न तक मनोजीत मिश्रा एक सीरियल अपराधी रहा है, फिर भी पुलिस ने उसे पहले कभी गिरफ्तार करने की हिम्मत क्यों नहीं की। पश्चिम बंगाल भाजपा ने कहा कि टीएमसी का कहना है कि वे भविष्य की भविष्यवाणी नहीं कर सकते। ये एक बेशर्म झूठ है। जब किसी कॉलेज में किसी व्यक्ति को चाकू मारकर कोई वर्षों तक गायब रहता है तो क्या इससे सावधान नहीं हो जाना चाहिए? या अपराधियों को बचाना अब राज्य सरकार की आपराधिक नीति बन गई है? भाजपा ने ममता सरकार पर हमला बोलते हुए कहा है कि ये बहुत ही चिंताजनक है, क्योंकि कानून व्यवस्था सिर्फ कलकत्ता में ही नहीं बल्कि पूरे राज्य में बिगड़ रही है। भाजपा ने कहा कि पश्चिम बंगाल में गुंडा राज है और प्रदेश में महिलाएं सबसे ज्यादा असुरक्षित हैं। कलकत्ता में केवल नहीं, पूरा बंगाल में लॉ एंड ऑर्डर डिटोरिएट कर रहा है। गुंडा राज शुरू हो गया है। महिला सबसे ज्यादा असुरक्षित है बंगाल में। इस सरकार की कुंभकर्ण निद्रा टूटनी चाहिए। दुनिया में भारत की तस्वीर खराब करने वाली घटनाएं वहां होती है, इसलिए भारतीय जनता पार्टी ने बंगाल में तय किया है कि हम सड़क से लेकर संसद तक इसका विरोध करेंगे और भारतीय जनता पार्टी चुप नहीं बैठेगी। भाजपा नेता शुभेंदु अधिकारी ने कोलकाता लॉ कॉलेज कथित गैंगरेप मामले में कहा कि पुलिस भी इस घटना के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है। बंगाल का बेटी, कोई बेटी ममता बनर्जी का चीफ मिनिस्टरशिप में सुरक्षित नहीं है। बेटी को सुरक्षा देने का काम पुलिस का है। पुलिस पूरा फेल है, इसलिए पुलिस कोसबा इंसिडेंट में विक्टिम का फैमिली को पूरा छुपा के रखा है। आज नेशनल वुमेन कमीशन को सामने भी नहीं ला सका वो लोग। इस बीच टीएमसी विधायक मदन मित्रा ने एक बेहद ही संवेदनहीन बयान दिया है।
उन्होंने सामूहिक दुष्कर्म के लिए छात्रा को ही जिम्मेदार ठहराते हुए कहा कि वो घटनास्थल पर क्यों गई। यदि वो घटनास्थल पर नहीं जाती तो ये घटना कभी नहीं होती। भाजपा ने उनके बयान को लेकर उन पर और टीएमसी पर चारों ओर से हल्ला बोल दिया है। वो लड़की अगर नहीं जाता तो ये घटना नहीं घटते थे। अगर जाने का टाइम लड़की किसी को बता के जाते थे, 2 सहेलियां लेके जाते थे, ये नहीं घटते। वो जो देख रहे हम जो गंदा काम किया, वो he had taken the advantage of the situation। मदन मित्र तय कर देंगे क्या कि कहाँ किसी को जाना चाहिए, कहाँ किसी को नहीं जाना चाहिए। ये आदमी, ऐसे जो आदमी मानसिकता के आदमी हैं, वो तो 1000 साल पहले इनको जन्म लेना चाहिए था। गलत समय पे आ गए टाइम मशीन से, फिर से टाइम मशीन ढूंढ के उनको वहां पे भेजना पड़ेगा। इस बीच राष्ट्रीय महिला आयोग की 3 सदस्यीय टीम ने रविवार को कोलकाता के लॉ कॉलेज का दौरा किया। राष्ट्रीय महिला आयोग के सदस्य अर्चना मजूमदार ने घटनास्थल का दौरा करने के बाद कहा कि पश्चिम बंगाल सरकार और यहाँ की पुलिस ने हमारा कोई सहयोग नहीं किया। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि घटना की सच्चाई पर पर्दा डाला जा रहा है। ये हमें ना विक्टिम से मिलने दे रहा, ना हमें क्राइम सीन दिखाया, ना कोई फोटोग्राफ लेने दिया। पुलिस का कोऑपरेशन में लिमिटेशन है। वो नहीं चाहते कि हम विक्टिम से बात करें, उसके परिवार से बात करें, उसके पास खड़ी रहे। पुलिस बोल रहा है कि कहाँ है हमें पता नहीं है। इमेजिन द डीसी, डेप्यूटी कमिश्नर, हु इज द नोडल ऑफिसर ऑफ द केस, शी डजंट नो वो कहाँ है। वहीं भाजपा ने आरोपी मनोजीत मिश्रा के काले कारनामों की टाइमलाइन जारी की है। भाजपा ने कहा है कि 2013 में कॉलेज में दाखिला लेने के 1 साल के भीतर मनोजीत ने एक साथी छात्र की छाती में चाकू घोंप दिया। इसके बाद वो 3 साल तक गायब रहा। कोई गिरफ्तारी नहीं हुई, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2017 में साउथ कोलकाता लॉ कॉलेज में फिर से वो पेश हुआ। तोड़फोड़ का आरोप लगा, एफआईआर दर्ज की गई। गरियाहाट पुलिस ने जांच शुरू की, फिर भी कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। 2022 में प्रथम वर्ष की छात्रा ने कस्बा पुलिस स्टेशन में यौन उत्पीड़न, धमकी, जबरन वसूली और रैगिंग की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने आंखें मूंद दी और एक बार फिर कोई गिरफ्तारी नहीं हुई। वहीं 2025 में कॉलेज से पास आउट होने के 4 साल बाद भी वो कॉलेज में खुलेआम घूम रहा था। टीएमसी के छात्र विंग के रिक्रूटर के रूप में खुद को पेश करते हुए उसने एक छात्रा के साथ सामूहिक बलात्कार किया। इस कृत्य को फिल्माया, उसके सिर पर हॉकी स्टिक मारी और दोस्त और उसके माता पिता को जान से मारने की धमकी दी। इस बीच विशेष जांच दल घटना से जुड़े हर पहलू को खंगाल रहा है। कोलकाता पुलिस ने जांच के लिए गठित विशेष जांच दल के सदस्यों की संख्या को बढ़ाकर 9 करने का फैसला किया है। फिलहाल कोलकाता में कानून की छात्रा के साथ हुई हैवानियत पर जहां सियासत तेज है, वहीं पूरा देश पीड़िता के लिए न्याय की मांग कर रहा है। प्रसेनजीत बख्शी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने रविवार को तेलंगाना के निजामाबाद में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड हेडक्वार्टर का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि निजामाबाद हल्दी के व्यापार का वैश्विक केंद्र बनेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं वो करते हैं। इस दौरान उन्होंने कांग्रेस पर भी करारा हमला बोला। अमित शाह ने कहा कि 2014 से पहले आए दिन आतंकवादी हमले होते थे। मोदी सरकार ने सुरक्षा व्यवस्था को चाक चौबंद किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रविवार को तेलंगाना के निजामाबाद जिले में राष्ट्रीय हल्दी बोर्ड के मुख्यालय का उद्घाटन किया। इस अवसर पर एक सभा को संबोधित करते हुए अमित शाह ने कहा कि केंद्र ने 2030 तक हल्दी निर्यात में 1 अरब अमेरिकी डॉलर हासिल करने का लक्ष्य रखा है। 2023 के चुनावों में प्रधानमंत्री ने हल्दी बोर्ड की घोषणा की और आज अस्थायी मुख्यालय खोलने का काम भी शुरू कर दिया। हल्दी बोर्ड द्वारा अब पैकिंग, ब्रांडिंग, मार्केटिंग और निर्यात का प्रस्ताव रखा जाएगा, जिससे किसानों को बिचौलियों से बचाया जा सकेगा। भारत सरकार ने 2030 तक $1 बिलियन के हल्दी के निर्यात का, एक्सपोर्ट का लक्ष्य रखा है। और ये जो बोर्ड बनेगा, ये हल्दी की ज्यादा से ज्यादा कीमत हल्दी के किसानों तक पहुंचे, इसके लिए काम करेगा। इंटरनेशनल मार्केट में हल्दी की खपत को बढ़ाने के लिए प्रचार प्रसार करेगा। और अब हल्दी बोर्ड विधिवत रूप से काम चालू करने के बाद
हल्दी के किसान बिचौलियों के भरोसे नहीं रहेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने निजामाबाद में किसान सम्मेलन में भी हिस्सा लिया। इस दौरान उपस्थित जनसमूह को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि मोदी जी ने पाकिस्तान से उरी, पुलवामा और पहलगाम हमले का बदला ले लिया है। हमारे बहादुर जवानों ने सैकड़ों आतंकियों को मौत के घाट उतारा और पाकिस्तान में आतंकी ठिकानों को ध्वस्त कर दिया। मोदी जी की सरकार में 10 साल में 3 बार बड़े प्रयास किए। उरी में किया, पुलवामा में किया और पहलगांव में भी किया। उरी में किया, सर्जिकल स्ट्राइक की, पुलवामा में किया, एयर स्ट्राइक की और पहलगांव में किया पाकिस्तान में घर में घुसकर ठोकने का काम किया। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने माओवादियों से हथियार छोड़ने, आत्मसमर्पण करने और मुख्यधारा में शामिल होने का भी आह्वान किया। उन्होंने कहा कि जिनके हाथ में हथियार हैं, उनसे बातचीत करने की हमारी नीति नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार ने 31 मार्च 2026 तक नक्सलवाद को खत्म करने का निर्णय लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पश्चिम बंगाल के कोलकाता के फोर्ट विलियम में पीएम श्री केंद्रीय विद्यालय फुटबॉल फॉर स्कूल्स के तहत फीफा फुटबॉल के वितरण के लिए किक ऑफ कार्यक्रम की अध्यक्षता की। इस कार्यक्रम का आयोजन शिक्षा मंत्रालय और अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ ने किया है। इस कार्यक्रम में कोलकाता के 349 स्कूलों में 2487 फीफा फुटबॉल वितरित किए गए। इस कार्यक्रम में पश्चिम बंगाल के सभी जिलों को कवर करते हुए 21 केंद्रीय विद्यालयों में एक साथ कार्यक्रम आयोजित किया गया। कुल मिलाकर पूरे राज्य में 88,113 फुटबॉल वितरित किए जाएंगे। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि एक छोटे से स्कूल में एक फुटबॉल भी बच्चों को खेल से जुड़ने और खेलने के लिए वास्तविक जुनून विकसित करने के लिए प्रेरित कर सकता है। उन्होंने कहा कि देश भर के स्कूलों में लगभग 10 लाख फुटबॉल वितरित किए जाएंगे, जिसका उद्देश्य फुटबॉल में भागीदारी को बढ़ावा देना और छात्रों के बीच एक मजबूत खेल संस्कृति को बढ़ावा देना है। उन्होंने स्कूल में 2 टीमों के बीच एक प्रदर्शनी फुटबॉल मैच का भी शुभारंभ किया। फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन की अगुवाई में स्कूलों के लिए फुटबॉल फॉर स्कूल कार्यक्रम का संचालन किया जा रहा है और इसका उद्देश्य स्कूल प्रणाली के भीतर छात्रों के लिए खेल को और अधिक सुलभ बनाकर ज़मीनी स्तर पर फुटबॉल को बढ़ावा देना है। भारत में यह कार्यक्रम अखिल भारतीय फुटबॉल महासंघ और भारतीय खेल प्राधिकरण के समर्थन से 2 साल चला रहा है। मेरे दिल को कोई छूने वाला खेल है तो फुटबॉल। मैं पूरा मानता हूं आने वाले दिनों में भारत फुटबॉल में अव्वल नंबर आएगा दुनिया में। बंगाल में भी फुटबॉल खेलेंगे। हमारी देश की फुटबॉल की राजधानी कोलकाता है। पूरा बंगाल प्रांत है। पारा पारा में स्कूल में आने वाले दिनों में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की विजन से फुटबॉल फॉर स्कूल्स की कार्यक्रम के माध्यम से हम लोग ओलंपिक जीतने की तैयारी हम आज से शुरू करेंगे। सांख्यिकी दिवस के अवसर पर सांख्यिकी एवं कार्यक्रम क्रियान्वयन राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने डेटा कलेक्शन में बेहतर तकनीक और राज्यों के साथ समन्वय पर बल दिया। सांख्यिकी और आर्थिक नियोजन के क्षेत्र में अग्रणी रहे प्रोफेसर प्रशांत चंद्र महालनोबिस की जयंती के उपलक्ष्य में हर साल सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है। वर्ष 2025 के लिए 19वें सांख्यिकी दिवस की थीम रही राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 75 वर्ष। डेटा फॉर डेवलपमेंट के लक्ष्य के साथ इस अवसर पर 75 रुपये का स्मारक सिक्का, डाक टिकट और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया स्टेट्स मोबाइल ऐप की भी शुरुआत की गई। Our focus must be on greater integration of technology, enhanced coordination with state statistical systems, strengthening data quality through training and innovation, and expanding stakeholder engagements to make our statistics more responsive and relevant. Let us continue this journey with renewed purpose, ensuring that our statistical system remains a trusted foundation for evidence-based governance and inclusive development. रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने कानपुर स्थित डीआरडीओ के प्रयोगशाला, रक्षा सामग्री भंडार और अनुसंधान एवं विकास प्रतिष्ठान का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने डीआरडीओ के कर्मचारियों से मुलाकात की और उन्हें संबोधित भी किया।
अपने संबोधन के दौरान संजय सेठ ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान डीआरडीओ द्वारा विकसित स्वदेशी प्रौद्योगिकी की सफल उपयोग की सराहना की। रक्षा राज्य मंत्री ने डीआरडीओ प्रयोगशालाओं के बीच अधिकतम संख्या में प्रौद्योगिकी हस्तांतरण होने पर खुशी जताई। उन्होंने कहा कि इस प्रयास से 2047 तक विकसित भारत के सपने को साकार करने में मदद मिलेगी। हिंदी को तीसरी भाषा के तौर पर लागू करने को लेकर महाराष्ट्र सरकार ने रविवार को 16 अप्रैल और 17 जून को जारी किए गए दोनों सरकारी आदेशों को रद्द कर दिया है। ये आदेश स्कूलों में त्रिभाषा नीति के तहत हिंदी को अनिवार्य करने से जुड़े थे। महाराष्ट्र सरकार अब इस मुद्दे पर पुनर्विचार करने के लिए महाराष्ट्र सरकार ने एक नई समिति बनाने का ऐलान किया है। समिति की अध्यक्षता शिक्षाविद और राज्यसभा के पूर्व सांसद डॉक्टर नरेंद्र जाधव करेंगे। नई समिति ये तय करेगी कि त्रिभाषा फार्मूले के तहत हिंदी को किस तरीके से लागू किया जाए, बच्चों को क्या विकल्प मिले और इसे कैसे लागू किया जाए। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर त्रिभाषा नीति को लेकर राजनीति करने का आरोप लगाया है। ये जो 3 भाषा का सूत्र है जो नई शिक्षा नीति ने दिया है, उसके ऊपर श्रीमान उद्धव ठाकरे ये जिस समय महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने डॉक्टर माशेलकर जी की कमेटी तैयार की थी। उस कमेटी ने रिपोर्ट देकर पहले क्लास से मराठी के साथ साथ हिंदी और अंग्रेजी अनिवार्य की जाए, कंपलसरी की जाए, इस प्रकार का रिपोर्ट दिया। उस रिपोर्ट को उद्धव जी की कैबिनेट ने स्वीकारा। कैबिनेट के निर्णय के मिनट्स ऑफ द मीटिंग पर श्रीमान उद्धव ठाकरे जी, इनकी सिग्नेचर है और अब उस पर वो राजनीति कर रहे हैं। हमने ये बार बार बताया कि मराठी अनिवार्य है और कोई भी भारतीय भाषा आप सीख सकते हो, किंतु इनका विरोध हिंदी को है, इनका विरोध हिंदी भाषा को है। और दिल्ली में झुग्गियों को तोड़े जाने के मुद्दे पर आम आदमी पार्टी के मुखिया अरविंद केजरीवाल का विवादित बयान सामने आया है। पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने प्रधानमंत्री आवास पर कब्जे की बात कहकर नया विवाद खड़ा कर दिया है। अरविंद केजरीवाल ने कहा कि अगर झुग्गियों में रह रहे गरीबों को उजाड़ा गया तो हम प्रधानमंत्री आवास पर कब्जा कर लेंगे। दिल्ली में आम आदमी पार्टी की झुग्गी वासियों के नाम पर बुलाई जनसभा को लेकर भाजपा पूरी तरह हमलावर है। भाजपा ने इसे राजनीतिक स्टंट करार दिया है। दिल्ली भाजपा अध्यक्ष ने कहा कि दिल्ली के झुग्गी वासियों ने आपके झूठे अभियान को पूरी तरह से नकार दिया है। भाजपा अध्यक्ष ने सवाल पूछते हुए कहा कि केजरीवाल ने 10 साल में खुद के लिए शीश महल तो बनाया, पर गरीबों को नरेला बवाना में बने फ्लैट्स आवंटित क्यों नहीं किए। वीरेंद्र सचदेवा ने केजरीवाल पर दोहरे चरित्र का आरोप लगाते हुए कहा कि जो आज झुग्गी वासियों के लिए घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उन्होंने कोविड काल में इन्हीं गरीबों को संरक्षण देने के बजाय गांव की ओर भगा दिया था। अरविंद केजरीवाल को बताना चाहिए कि पिछले 10 सालों में उनने एक भी मकान किसी झुग्गी वाले के लिए बनाया था क्या? और नरेला में जो 50,000 मकान बने उसे खंडर कर दिया अपनी जिद की वजह से, लेकिन इन गरीब लोगों को नहीं दिया। और आज जब दिल्ली की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की, नरेंद्र मोदी की सरकार जलियांवाला बाग में, कालका जी में, कलिंदर कॉलोनी में और नरेला वाले मकानों को बनाकर दोबारा से झुग्गी वाले को देने की बात कर रही है, तो इन्हें तकलीफ होती है। दिल्ली की जनता एक बदलती हुई दिल्ली के साथ खड़ी है। दिल्ली में कोई झुग्गी न तोड़ी गई है, न तोड़ी जाएगी। जहां झुग्गी वहीं मकान, ये हमारी सरकार का संकल्प है, पार्टी का भी संकल्प है। पक्का मकान झुग्गी वासियों को मिले, उसके लिए हम काम कर रहे हैं। लेकिन जब तक पक्का मकान उसी जगह पर नहीं मिलता, तब तक दिल्ली में किसी भी झुग्गी को नहीं तोड़ा जा रहा। केजरीवाल का गैंग बार बार झूठ बोलता है, उसी झूठ के कारण उनको पराजय का सामना करना पड़ा है। आप संयोजक अरविंद केजरीवाल के बयान पर बीजेपी ने तीखा हमला करते हुए इसे संवैधानिक मर्यादाओं का उल्लंघन बताया है और सवाल उठाया कि पूर्व मुख्यमंत्री खुद अराजकता को बढ़ावा क्यों दे रहे हैं। वहीं आपका कहना है कि दिल्ली में भाजपा की सरकार जनता की उम्मीदों पर खरी नहीं उतर रही। और ये वही लोग हैं जिन्होंने दिल्ली में भी और आज पंजाब में भी गरीबों को धोखा दिया, युवाओं को धोखा दिया और स्कूल और पाठशाला के बदले मधुशाला बना दी। सबसे ज्यादा गरीबों को एक प्रकार से लूटने का काम किया तो ये आम आदमी पार्टी ने किया। दिल्ली में बहुत सारे लोगों को एक उम्मीद थी
कि इतने समय तक दिल्ली में आम आदमी की सरकार थी, केंद्र में भाजपा की सरकार थी, लेकिन अब केंद्र में भाजपा की सरकार है, राज्य में भाजपा की सरकार है, एलजी भाजपा के हैं, एमसीडी भाजपा की है, डीडीए भाजपा की है, पुलिस भाजपा की है, तो कुछ अच्छा होगा। वहीं इस मामले में कांग्रेस ने अरविंद केजरीवाल सरकार को घेरते हुए कहा कि केजरीवाल सरकार ने खुद पिछले कई वर्षों में झुग्गी निवासियों के लिए स्थायी आवास योजना को लागू नहीं किया और अब लोगों की भावनाओं से खेल रही है। आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक केजरीवाल जी झुग्गी टूटने के ऊपर घड़ियाली आंसू तो बहा रहे हैं, लेकिन क्या वो अपने गिरेबान में झांकेंगे कि 11 साल वो लगातार इस दिल्ली की बागडोर संभाल रहे थे, तब उन्होंने क्या एक भी मकान बनाकर इन झुग्गी वालों को देने का काम किया? दिल्ली में सत्ता गंवा चुकी आम आदमी पार्टी अब फिर से अपनी जमीन तैयार करने में जुटी है। यही वजह है कि वो कोर्ट के आदेश के खिलाफ भी प्रदर्शन करने से नहीं चूक रही। निशांत राय की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और भारतीय रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह बदलने की तैयारी में है। रेलवे मंत्रालय ने इस दिशा में कई अहम फैसले लिए हैं जो टिकट बुकिंग को तेज, पारदर्शी और यात्री केंद्रित बनाएंगे। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने हाल ही में इन सुधारों की समीक्षा की और निर्देश दिया कि टिकटिंग सिस्टम को यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए स्मार्ट और भरोसेमंद बनाया जाए। इसी दिशा में चार्टिंग प्रक्रिया में सुधार करते हुए भारतीय रेलवे ने तत्काल टिकट और चार्टिंग प्रक्रिया में बड़ा बदलाव किया है। 2 बजे से पहले रवाना होने वाली ट्रेनों के लिए चार्ट एक दिन पहले रात 9 बजे ही बना दिया जाएगा, जबकि बाकी ट्रेनों के लिए चार्ट अब ट्रेन के रवाना होने से 8 घंटे पहले तैयार किया जाएगा। अभी तक ट्रेन चलने से 3-4 घंटे पहले रिजर्वेशन चार्ट तैयार किया जाता था, जिससे वेटिंग टिकट वाले यात्रियों को आखिरी वक्त तक टिकट कंफर्म होने का इंतज़ार करना पड़ता था। ये उन यात्रियों के लिए बड़ी परेशानी का सबब बन जाता था जो दूर दराज से ट्रेन पकड़ने आते थे। और वहीं 1 जुलाई से तत्काल टिकटिंग बुकिंग के लिए सत्यापन भी जरूरी हो जाएगा। रेलवे अपने पैसेंजर रिजर्वेशन सिस्टम को पूरी तरह अपग्रेड कर रहा है और दिसंबर 2025 तक नया सिस्टम लागू हो जाएगा। नए PRS के तहत 1.5 लाख टिकट प्रति मिनट बुकिंग की क्षमता होगी। नई सुविधाओं के तहत बहुभाषी, यूज़र फ्रेंडली इंटरफेस, सीट विकल्प चुनने की सुविधा, किराया कैलेंडर, दिव्यांगजन, छात्र और रोगियों के लिए एकीकृत विकल्प शामिल होंगे। वहीं तत्काल बुकिंग के लिए जुलाई अंत तक OTP आधारित प्रमाणीकरण भी अनिवार्य हो जाएगा। और जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अनंतनाग में आम कश्मीरियों के परिवारों से मुलाकात की, जिन्हें 1990 के दशक से पाकिस्तान समर्थित आतंकवादियों द्वारा बेरहमी से मार दिया गया था। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने आतंकवाद पीड़ितों के परिवार के सदस्यों से कहा कि जो सरकारी नौकरी के हकदार हैं वे अपने मामले संबंधित डिप्टी कमिश्नर के पास जमा करा सकते हैं। उन्हें 1 महीने के अंदर नियुक्ति पत्र की प्रक्रिया में तेजी लाने का आश्वासन दिया गया है। साथ ही उन्होंने परिवार के सदस्यों को अपना खुद का व्यवसाय शुरू करने पर वित्तीय सहायता देने का भी आश्वासन दिया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि आतंकवाद से पीड़ित परिवारों की जमीन और संपत्ति को आतंकवादियों के समर्थकों या अलगाववादी तत्वों द्वारा अतिक्रमण से मुक्त कराने की भी कार्रवाई की जाएगी। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने रविवार को पहलगाम के नुनवान बेस कैंप का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने अमरनाथ यात्रियों के लिए इस बेस कैंप में फुट ओवरब्रिज का उद्घाटन किया। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने 3 जुलाई से शुरू होने वाली अमरनाथ यात्रा के सुचारू संचालन के लिए किए गए प्रबंधों की समीक्षा के लिए नुनवान पहलगाम बेस शिविर का दौरा किया। उपराज्यपाल ने डिजास्टर मैनेजमेंट सेंटर और यात्री निवास की प्रगति और तीर्थयात्रियों के लिए आवास, लंगर, बिजली और पानी की आपूर्ति, स्वच्छता, स्वास्थ्य सुविधाएं, यातायात प्रबंधन, अग्निशमन और इमरजेंसी सेवाओं तथा सुरक्षा कर्मियों की तैनाती सहित विभिन्न सेवाओं के कार्यों की समीक्षा की। इससे पहले 28 जून को जम्मू में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने नागरिक, सामाजिक संगठनों, धार्मिक नेताओं, निर्वाचित प्रतिनिधियों, व्यापार और व्यवसाय समुदाय के सदस्यों के साथ आगामी श्री अमरनाथ यात्रा पर व्यवस्था को लेकर विस्तृत चर्चा की थी। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के तहत लोगों को भारी भरकम बिजली बिल से अब राहत मिल रही है। बिहार के मुजफ्फरपुर के रहने वाले इंजीनियर अशोक कुमार इनमें से एक हैं। अशोक कुमार ने जब से PM सूर्य घर योजना के तहत सोलर पैनल लगवाया है, तब से उन्हें बिजली बिल के जंजाल से आज़ादी मिली है।
उन्होंने अपने छत पर 10 kV का सोलर पैनल लगवाया, जिसमें उन्हें 78,000 रुपए की सब्सिडी भी मिली है। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना के अंतर्गत मैंने इस स्कीम को लगाया है और ये केंद्र सरकार की बहुत ही अच्छी योजना है। मैंने अप्लाई किया और उन्होंने आकर के, मुजफ्फरपुर की एक एजेंसी है जो यहाँ कलमबाग छुपी है, उन्होंने आकर के यहाँ पर देखा, साइट लगाया। 78,000 का गवर्नमेंट की सब्सिडी है जो सेंट्रल गवर्नमेंट देती है। इसलिए इस योजना को व्यापक रूप से फैलाया जाए ताकि ये बहुत ही अच्छी योजना है और मुझे लगता है कि इस योजना को अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो जो इजराइल ने इतने छोटे देश होकर के अपनी ग्रोथ बढ़ाई है, इंडिया की इकोनॉमी तीसरी क्या दूसरी भी हो सकती है। अगले 10 साल के अंदर में ये विश्व का दूसरा इकोनॉमी अर्थव्यवस्था हो सकता है। और बिहार के मोतिहारी जिले में पीएम सूर्य घर योजना के कारण लोगों को अब बिजली के बिल से मुक्ति मिल रही है। अब लोग अपने खर्चे के लिए बिजली का उत्पादन तो कर ही रहे हैं, अपने उपयोग के लिए, अपने उपभोग के लिए बिजली का उत्पादन तो कर ही रहे हैं, साथ ही साथ बिजली बेचकर पैसे भी कमा रहे हैं। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना से न केवल पर्यावरण को लाभ हो रहा है, बल्कि निर्माण, लॉजिस्टिक, आपूर्ति श्रृंखला, बिक्री और अन्य सेवाओं में भी व्यापक प्रत्यक्ष रोजगार भी सृजित हो रहे हैं। सोलर प्रधानमंत्री जी का है, इससे बहुत फायदा है। इसको लगाने से बिजली बिल 0 हो जा रहा है। अच्छा। सब्सिडी भी 10 दिन के अंदर मिल गया। जो 78,000 सब्सिडी है वो अप्लाई किए, इस काम चालू हुआ, 10 दिन के अंदर में सब्सिडी हमको वापस मिल गया। पहले 3,000 रुपये बिजली बिल आता था, 2,500, 3,000, 2,500 इस तरह बिजली बिल आता था। अब 0 हो गया। क्या प्रधानमंत्री जी का ये योजना बहुत ही अच्छा है। हम तो कहेंगे सब घर पर लग जाए, सबको फायदा होगा। नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश त्रिपाठी ने शुक्रवार को 13 नौसैनिकों को सम्मानित किया। इन नौसैनिकों को उनकी बहादुरी के लिए नौसेना मेडल प्रदान किए गए। हमारी संवाददाता नंदिता डागर ने सम्मानित नौसैनिकों से बातचीत की। हमने 36 घंटों के दौरान 2 हाईजैक बोट से 36 लोगों को और 11 पायरेट्स को सरेंडर कराया था और हॉस्टेजेस को बचाया था। हमारी जो नेवी है वो 2008 या 9 से, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वहाँ पर एंटी पायरेसी एस्कॉर्ट्स और उसमें हमारी नेवी डिप्लॉयड होती है। तो इस ऑपरेशन संकल्प में आपके क्या चैलेंजेस थे? क्या वेदर या कोई एडवर्स पायरेट्स की तरफ से कोई आपके ऊपर फायरिंग हुई वगैरह? हम उस गल्फ ऑफ एडन एरिया में ऑप संकल्प के दौरान करीब 38 दिनों से डिप्लॉयड थे और चैलेंजेस के लिए मैं सिर्फ इतना ही कहूँगा कि चैलेंजेस वर देयर। लाइफ एट सी इज़ नॉट ईजी एंड इट इज़ फुल विद चैलेंजेस। बहुत सारी चुनौतियाँ आई, लेकिन हर चुनौती को सामना करने के लिए हमारे पास जो दिए गए स्टैंडिंग ऑपरेटिंग प्रोसीजर्स हैं उनको फॉलो करते हुए एक बढ़िया टीम वर्क के साथ अपने साहस और ऑप्टिमाइजिंग ऑल अवेलेबल रिसोर्सेज को हमने उन सारे चैलेंजेस को ओवरकम किया। वी टुक अ डिसीजन टू फाउल द प्रोपेलर बाय सीमैनशिप ऑपरेशन वेयर वी स्ट्रीम्ड a rope with a target behind and maneuvered very closely। बहुत नज़दीक से उनके बोट के पास हमने मनूवर किया, जिसकी वजह से हमने उन्हें मजबूर किया कि वो हमारे जो पीछे रोप टो हो रही थी उस पर वो चले जाएं। लेमैन को कैसे समझाएं कि आप कह रहे हैं रोप स्ट्रीम किया और प्रोपेलर, तो ये आप मुझे बताइए कि जो पायरेट्स की जो मदरशिप थी अल नईम और जो दूसरी ईमान, उनके प्रोपेलर आपने डिसफंक्शनल कर दी। हमने उन्हें बहुत बार बहुत क्लोज मनूवर किया, फायरिंग अक्रॉस द डेक भी किया, बहुत सारे इल्यूमिनेशन बॉम्ब भी फायर किए, लेकिन वो सरेंडर नहीं कर रहे थे और पूरी तेज़ी सोमालिया की तरफ जा रहे थे। फिर हमने सोचा किस तरीके से उनके उस मदरशिप को ही, मदर बोट को ही डिसेबल कर दिया जाए। तो बिगेस्ट थिंग एट सी इज़ यू अटैक द प्रोपल्जन। तो हमने अपने जहाज़ के पीछे करीब 2 किलोमीटर की रस्सी और उसके पीछे एक बड़ा सा फ्लोट, एक बड़े गुब्बारे की तरह टारगेट होता है, उसको फ्लोट किया और बहुत क्लोजली मनूवर किया, जिससे कि वो उनके पास कोई और चारा नहीं था। हमने उनका एक साइड ब्लॉक कर रखा था, उन्होंने जैसे ही दूसरी तरफ ऑल्टर किया वो हमारे रोप के ऊपर से चले गए और प्रोपेलर्स हमारे रोप के ऊपर से जाने की वजह से एंटैंगल हो गया। ये ऑपरेशन 2 फरवरी 2024 में हुआ था। हमें एक इन्फॉर्मेशन मिली कि एक हाईजैक वेसल है जिसके ऊपर 19 फिशरमैन हैं, जिनमें से 11 ईरानी थे और 9 पाकिस्तानी थे।
बाय द टाइम वी रीच्ड, जब हम पहुँचे वहाँ पे तब 19 ही बचे थे, वैसे 20 थे, एक को मार दिया था पायरेट्स ने। एंड हमने रात को ही इस बोट को इंटरसेप्ट कर लिया था। बाय द टाइम हम लोग सुबह टीम रेडी हो गई थी एंड फर्स्ट लाइट के साथ में हमारी टीम ने लॉन्च किया। एंड उसके बाद हमारी टीम ने बहुत ही जल्दी से एक तरीके से चुपके से उनके पीछे से उनको अप्रोच किया एंड उनको सरप्राइज़ में कैच किया। एंड जैसे उन्हें पता चला हम आ रहे हैं, उन्होंने अपनी स्पीड बढ़ाई, बट वी वर कैचिंग ऑन टू देम। हमने उनके साथ साथ में बोट अपनी रखी साथ में, एंड देन विदाउट एक्चुअली फायरिंग एनी राउंड वी एबल टू कन्विंस देम गिवन द फायर पावर वी हैड। हमारे पास जितना फायर पावर था और हमारे पास बैकअप फायर पावर था, तो हमने उनको कन्विंस किया कि उनको रुकना ही पड़ेगा। एंड फाइनली वी वर एबल टू बोर्ड द क्राफ्ट। एंड बोर्डिंग जब हुई उसके बाद में हमने बहुत ही जल्दी से पायरेट्स को पकड़ लिया था, उनके हाथ पैर बांध के। एंड देन इंटरोगेट करने पे हमें वजह लगा उनके पास आर्म एम्यूनिशन वैसे ही मिल गया था हमें स्टार्टिंग में ही। एंड देन हमने उन जो हॉस्टेज थे उनको बचाया था उसके। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू सोमवार 30 जून को 2 दिवसीय दौरे पर गोरखपुर जा रही हैं। राष्ट्रपति का दौरा चिकित्सा जगत के लिए समर्पित है। राष्ट्रपति 30 जून को गोरखपुर एम्स के पहले दीक्षांत समारोह में उपस्थित रहेंगे। राष्ट्रपति 61 मेडिकल छात्रों को डिग्री प्रदान करेंगे और 7 को प्रशस्ति पत्र देंगे। 1 जुलाई को राष्ट्रपति महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय का शुभारंभ करेंगे। यह आयुष विश्वविद्यालय देश और दुनिया में आयुर्वेद, होम्योपैथी और यूनानी चिकित्सा पद्धति को नई ऊंचाई प्रदान करेगा। इसी दिन शाम को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू गुरु गोरखनाथ विश्वविद्यालय में ऑडिटोरियम का शुभारंभ करेंगी और स्टेडियम का शिलान्यास करेंगे। गोरखपुर में एम्स होगा ऐसा किसी ने सोचा नहीं था। कल इसका पहला दीक्षांत समारोह है, जिसमें 61 जो मेडल हैं वो विद्यार्थियों को दिए जाएंगे। 7 को राष्ट्रपति स्वयं मंच से मेडल प्रदान करेंगे। जाहिर है कि पूर्वांचल के लिए ये बड़ी उपलब्धि है। जो फास्ट सर्विसेज यहाँ हैं, एज आई थिंक कि पूरे शहर में कहीं नहीं मिल सकता। एक हार्ट के पेशेंट को जिसको अटैक हो, माइनर अटैक हो, मेजर अटैक हो, वो कहीं जा करके जितने देर में अपना लोग पैसा जमा कराएंगे, प्रोसीजर कराएंगे, उतने में यहाँ आधा प्रोसीजर हो जाता है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय के उद्घाटन 1 जुलाई को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी गोरखपुर में करेंगी। ये चिकित्सा कक्ष है जहां आप देख रहे हैं कि ढेर सारी दवाइयां रखी हुई हैं और यहीं से लोगों को दवाइयां दी जाएंगी। पंचकर्म, आयुर्वेदिक, यूनानी और होम्योपैथी सभी दवाइयां यहां लोगों को मिल पाएंगी। देख लीजिए, साफ सफाई का काम चल रहा है, जहां कुछ टूटा फूटा उसको रिपेयर किया जा रहा है। 1 जुलाई 2025 में महामहिम राष्ट्रपति महोदया के माध्यम से इस आयुष विश्वविद्यालय की लोकार्पण होना निश्चित हुआ है। इस लोकार्पण कार्यक्रम में महामहिम के द्वारा वृक्षारोपण होगी, फोटोग्राफी सेक्शन होगा और फोटो गैलरी सेक्शन का विजिट भी होगी। तत्पश्चात लोकार्पण प्रोग्राम में राष्ट्रपति महोदया भाग लेने वाली है। ये ऐसे क्षेत्र है जहां कभी चिकित्सा के लिए लोगों को परेशान होना पड़ता था, लेकिन आज देश दुनिया में चिकित्सक जाएंगे यहां से बनके। इस तरीके की तैयारियां की गई हैं। गोरखपुर में चिकित्सा के लिहाज से अगर देखा जाए तो बेहतर स्थितियां योगी आदित्यनाथ के आने के बाद बनी है। एम्स है, आयुर्वेद चिकित्सा विश्वविद्यालय है और ये यूनिवर्सिटी जो गोरखनाथ ट्रस्ट की है वो है। इस तरीके से तमाम संस्थाएं काम कर रही हैं। उम्मीद की जाएगी कि पूर्वांचल, नेपाल और बिहार तीनों को इससे लाभ होगा। कैमरामैन रामजी वाजपेयी के साथ रामेन सिंह, डीडी न्यूज, गोरखपुर। और पुरी में भगवान जगन्नाथ की रथ यात्रा के तीसरे दिन श्रद्धालु एक झलक पाने के लिए और रथ यात्रा का हिस्सा बनने के लिए उत्सुक नजर आए। श्री गुंडीचा मंदिर में विशाल जनसमूह के लिए सुचारू दर्शन सुनिश्चित करने के लिए सुरक्षा व्यवस्था और कड़ी कर दी गई है। गुंडीचा मंदिर के बाहर रविवार सुबह भगदड़ जैसी स्थिति बन गई। इस भगदड़ में कम से कम 10 लोगों के घायल होने और 3 लोगों की मृत्यु की पुष्टि हुई है। राज्य सरकार ने मृतक श्रद्धालुओं के परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा की है। साथ ही मामले में विकास आयुक्त के अधीन प्रशासनिक जांच के आदेश दिए गए हैं। मामले पर अधिकारियों पर बड़ी कार्रवाई करते हुए ओडिशा सरकार ने पुरी के डीएम और एसपी का तबादला कर दिया है। 2 अधिकारियों डीसीपी विष्णुपति और कमांडेंट अजय पाधी को ड्यूटी में लापरवाही के लिए निलंबित भी कर दिया गया है। चंचल राणा अब पुरी के नए जिलाधिकारी होंगे और पिनाक मिश्रा एसपी होंगे।
घटना सुबह करीब 3 बजे से 4 बजे के बीच है, जब सैकड़ों श्रद्धालु दर्शन के लिए मंदिर परिसर और रथ के समीप एकत्रित हो गए थे। रात्रि में 12:15 बजे पहुड़ा नीति संपन्न हुई थी और इसके बाद भगवान के दर्शन बंद कर दिए गए थे। हालांकि बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन के लिए पुनः प्रतीक्षा में रात भर वहां पर मौजूद रहे और सुबह 4 बजे मंगला आरती के लिए जब पट खुला तो श्रद्धालुओं की भीड़ अचानक रथ की ओर दौड़ पड़ी और इससे भगदड़ जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। और दिल्ली एनसीआर समेत देश के कई मैदानी इलाकों में रविवार को हल्की बारिश हुई है। हालांकि भारतीय मौसम विभाग ने अभी तक दिल्ली में मानसून के आगमन की आधिकारिक घोषणा नहीं की है। पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपाया है। उत्तराखंड से लेकर हिमाचल प्रदेश तक बारिश ने लोगों की जिंदगी को बेहाल कर दिया है। मैदानी इलाकों में जहां मानसून के असर से उमस भरी गर्मी से राहत मिलने लगी है, तो वहीं पहाड़ी इलाकों में भारी बारिश ने कहर बरपा रखा है। उत्तराखंड में उत्तरकाशी के बड़कोट यमुनोत्री मार्ग पर सिलाई बैंड में बादल फटने से निर्माणाधीन होटल साइट पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो गई, जिसके बाद वहां रह रहे 8 से 9 मजदूर लापता हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में राज्य आपातकालीन परिचालन केंद्र में घटना की स्थिति की समीक्षा के लिए आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बैठक की अध्यक्षता की। उत्तरकाशी के जिलाधिकारी डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि बचाव और तलाशी अभियान जारी है। अर्ली मॉर्निंग में एक लैंडस्लाइड हुआ है। पालीघाट से लगभग 4 किलोमीटर आगे यमुनोत्री हाईवे है और सिलाई बैंड नाम की जगह है, जहाँ पे एक कुछ होटल का कंस्ट्रक्शन हो रहा था, अंडर कंस्ट्रक्शन। उसी के बगल से एक नया लैंडस्लाइड जोन डेवलप हुआ है, जिसमें पहले कभी नहीं रहा था, सेफ था। उसमें एक डेवलप हुआ है लैंडस्लाइड और उस नीचे की ओर आते हुए, होटल से नीचे की ओर आते हुए जो लेबर्स का शेल्टर था, शेल्टर या कैंप साइट, वो उसकी जद में आया है। बादल फटने से यमुनोत्री मार्ग भी 3 जगहों पर प्रभावित हुआ है। डीएम प्रशांत आर्य ने बताया कि जिन जगहों पर मलबा जमा है उसे जल्द हटा लिया जाएगा। वहीं पूरी तरह बहे हुए सड़कों पर यातायात सुचारू करने में थोड़ा समय लगेगा। पालीघाट पे, सिलाई बैंड पे और ऊपर 2 लोकेशन पे रोड वॉश आउट नहीं हुई है, लेकिन मलबा आने की वजह से अभी बाधित है, तो लगभग 2 घंटे का समय लगेगा बाकी जगह रोड क्लियर करने में। परंतु जो वॉश आउट हुआ है 10 मीटर का एरिया है, इसके लिए थोड़ा समय लगेगा। वहीं राज्य में भारी बारिश के अलर्ट को देखते हुए 4 धाम यात्रा को अगले 24 घंटों के लिए स्थगित कर दिया गया है। वहीं मैदानी इलाकों की बात करें तो भारतीय मौसम विभाग के अनुसार इस बार मानसून 9 दिन पहले ही आ गया है। पूरे उत्तर भारत में भारी से अधिक भारी वर्षा होने की संभावना बनी हुई है। ओडिशा, झारखंड, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड के लिए रेड अलर्ट जारी किया गया है। आईएमडी वैज्ञानिक नरेश कुमार ने बताया कि दिल्ली और एनसीआर में हल्की से मध्यम वर्षा हो सकती है। वहीं दिल्ली एनसीआर के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। उड़ीसा और झारखंड के लिए रेड अलर्ट है। हिमाचल और उत्तराखंड के लिए भी रेड है, वहाँ कंटिन्यूस वेरी हैवी रेनफॉल हो रहा है। पंजाब, हरियाणा, वेस्ट यूपी के लिए भी हमारा ऑरेंज अलर्ट है। अगर आप एनसीआर दिल्ली की बात करें, आज और कल भी जहाँ लाइट मॉडरेट रेनफॉल रहने का अनुमान है। इसी बीच राजधानी दिल्ली और एनसीआर के कई हिस्सों में बारिश हुई। ओडिशा के मयूरभंज में भारी बारिश के कारण कई हिस्सों में जलभराव से लोगों की परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। वहीं राजस्थान के माउंट आबू में भी विभिन्न स्थानों पर लगातार बारिश हो रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। सतत विकास लक्ष्यों के तहत सरकार ने आज नेशनल इंडिकेटर फ्रेमवर्क 2025 जारी किया। सांख्यिकी दिवस के अवसर पर मंत्रालय ने अपने ताज़ा रिपोर्ट में उन कदमों का जिक्र किया जिसके तहत भारत ने सतत विकास लक्ष्यों को हासिल करने की दिशा में अहम कदम उठाए हैं। देश में वर्ष 2016 में सामाजिक सुरक्षा का दायरा मात्र 22% था। 2025 में ये बढ़कर 64.3% हो गया है। खेतीबाड़ी से प्रति व्यक्ति आय वर्ष 2015 के में 61,427 रुपये थी। ये बढ़कर 2024-2025 में 94,110 रुपये हो गई है। गांव में बेहतर गुणवत्ता वाले पानी के पीने की उपलब्धता अब 99.6% लोगों तक पहुंच गई है। 2015-2016 में नवीकरणीय ऊर्जा में हिस्सेदारी 16% थी, जो 2024-2025 में बढ़कर 22.13% हो गई है। इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों की संख्या 2015 में मात्र 30 करोड़ थी। 2024 में यह आंकड़ा 95 करोड़ के पार हो गया है।
वित्त वर्ष 2015-2016 में देश में 18% कूड़े का प्रबंधन किया जाता था। 2024 में 80% तक ये पहुंच गया है। देश में फॉरेस्ट कवर साल 2023 में 21.76% के स्तर पर रहा, जो 2015 में 21.34% था। बांग्लादेश में एक 27 वर्षीय हिंदू महिला के साथ उसके घर में घुसकर बलात्कार किया गया। पीड़िता 2 बच्चों की मां है। पुलिस के मुताबिक आरोपी फजर अली रात करीब 11 बजे जबरन घर में घुसा और वारदात को अंजाम दिया। घटना के तुरंत बाद कुछ लोगों ने पीड़िता का वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया और इससे व्यापक जनाक्रोश फैल गया। वीडियो वायरल होते ही ढाका विश्वविद्यालय के जगन्नाथ हॉल के छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया और प्रशासन से सवाल किया कि ऐसा क्यों हुआ है। वहीं पुलिस ने मुख्य आरोपी के साथ साथ वीडियो रिकॉर्ड कर उसे वायरल करने में शामिल 4 अन्य लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया है। असम में निर्माणाधीन 4 लेन मोरन डिब्रूगढ़ सड़क पर आपातकालीन लैंडिंग सुविधा लगभग पूरी हो चुकी है। आधुनिक तकनीक से 4.2 किलोमीटर लंबी इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा का निर्माण किया गया है ताकि आपात स्थिति में राफेल और सुखोई जैसे लड़ाकू विमानों सहित सभी प्रकार के विमानों को उतरने की सुविधा हासिल हो सके। असम के मुख्यमंत्री हिमंता बिस्वा शर्मा ने मोरन में इसके प्रगति की समीक्षा की। उन्होंने कहा कि अक्टूबर में इस इमरजेंसी लैंडिंग सुविधा के उद्घाटन होने की उम्मीद है। हमारे मोरान और डिमो ये एक हिस्सा है जो नुमलीगढ़ से डिब्रूगढ़ का राष्ट्रीय राजमार्ग का अंदर आते हैं। इस इलाका में 4 किलोमीटर का जो रास्ता है, जो रोड है, इसको भारत सरकार ने इमरजेंसी लैंडिंग फैसिलिटीज़ के लिए बनाया है। एक प्रकार से 4 किलोमीटर का रनवे बनाया है। ये रनवे में राफेल सुखोई जैसा सब भी विमान लैंड कर सकता है। बेंगलुरु स्थित भारतीय खेल प्राधिकरण का नेताजी सुभाष चंद्र दक्षिणी खेल केंद्र खेल की दिशा में यह नई इबारत लिख रहा है। करीब 80.2 एकड़ क्षेत्र में फैला यह परिसर आज खेल की अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस है। देखिए हमारे संवाददाता सुशील कुमार की खास रिपोर्ट। के दौरान देश में खेल के क्षेत्र में हुआ विकास न सिर्फ अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर आयोजित प्रतियोगिताओं में पदक के रूप में, बल्कि देश में विकसित स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर के रूप में भी सामने आया है, जिसमें केंद्रीय खेल मंत्रालय के अधीन आने वाले भारतीय खेल प्राधिकरण नेताजी सुभाष दक्षिणी केंद्र बेंगलुरु एक अहम कड़ी बनकर उभरा है। विश्व स्तरीय खेल सुविधाओं से लैस साई एनएसएससी बेंगलुरु में बड़ा बदलाव पिछले 1 दशक के बीच नजर आया। करीब 140 करोड़ से अधिक के निवेश के साथ यह केंद्र देश का सर्वश्रेष्ठ और दुनिया के बेहतरीन खेल प्रशिक्षण केंद्रों में से एक बन गया, जिसने देश के लिए बेहतरीन खिलाड़ी तैयार किए। बेंगलुरु साई सेंटर में ट्रेनिंग ले रहे खिलाड़ी भी इस बात को मानते हैं कि यहाँ पर मिल रही सुविधाओं की वजह से उनके प्रदर्शन में इजाफा हुआ है। Lot of improvement has been there, and I've heard that there will be much more improvement coming forward. So I think सिर्फ मैं नहीं, but also hockey players, Olympic medalists have been here. They've been training here. इधर camps है, and also नीरज have come here. तो हर एक एथलीट के लिए ऐसे सेंटर बहुत इम्पोर्टेंट है। पिछले 1 दशक में साई एनएसएससी बेंगलुरु में कई अहम कार्य हुए हैं, जिनमें लड़कों के लिए 300 और लड़कियों के लिए 330 बिस्तरों का आधुनिक छात्रावास शामिल है। साथ ही महिला और पुरुष हॉकी खिलाड़ियों के लिए चेंजिंग रूम, अत्याधुनिक हाइपॉक्सिक चैम्बर, स्मार्ट सिंथेटिक ट्रैक, हॉकी टर्फ और एक बहुउद्देशीय इंडोर हॉल, जिसका निर्माण 70 करोड़ से अधिक की लागत से हुआ है। साल 2014 से पहले परिसर में राष्ट्रीय कोचिंग शिविरों के लिए केवल 200 अंतर्राष्ट्रीय मानक के अनुरूप कमरे उपलब्ध थे, जिनकी संख्या अब बढ़कर 800 हो गई है। आज इस केंद्र की आवासीय क्षमता 600 से बढ़कर दोगुने से भी अधिक 1400 हो गई है, जिसकी वजह से आज ये केंद्र एक साथ 8 से 10 राष्ट्रीय शिविरों की मेजबानी करने के लिए तैयार है, जबकि 1 दशक पहले यह संख्या केवल 2 से 3 राष्ट्रीय शिविरों की थी। एक वर्ल्ड क्लास एथलीट्स को बनने के लिए फैसिलिटीज़ मेन, इंफ्रास्ट्रक्चर और रिकवरी हम देखेगा तो अभी साई सेंटर्स में बूथ हम आगे चुके हुए, क्योंकि मैं ज़्यादा इंटरनेशनल कंपटीशन गया है ऑलरेडी। यूरोप, अमेरिका में ज़्यादा वर्ल्ड
क्लास सेंटर में गया कि ट्रेनिंग के लिए और कंपटीशन के लिए, जो उधर का सेम इंफ्रास्ट्रक्चर और सेम फैसिलिटीज हमको इधर ही मिल रहा है। देश में उत्कृष्ट खिलाड़ियों को तैयार करने की दिशा में भारतीय खेल प्राधिकरण ने साल 2019 में राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र NCOE मॉडल पेश किया, जिसने खिलाड़ियों के लिए एक उन्नत और उच्च स्तरीय प्रशिक्षण तंत्र विकसित किया, जिसमें खिलाड़ियों के लिए अत्याधुनिक खेल सुविधाएं, योग्य कोच के साथ साथ वैज्ञानिक रूप से डिजाइन की गई कोचिंग मॉड्यूल को शामिल किया गया। NCOE में प्रशिक्षण प्राप्त करने वाले एथलीटों के लिए हर प्रकार की सुविधाओं का ध्यान रखा गया है, जिसमें विश्व स्तरीय खेल उपकरण, शेफ, कोच, स्पोर्ट्स साइंस, चिकित्सा सहायता जिसमें फिजियोथेरेपी, मनोविज्ञान, बायोमैकेनिक्स, जैव रसायन और खेल चिकित्सा सेवाएं शामिल हैं। रिकवरी और पुनर्वास सुविधाओं में हाइड्रोथेरेपी, सोना, भाप और आधुनिक उपचार इकाइयां शामिल हैं, जो सभी कुशल पेशेवरों द्वारा प्रबंधित की जाती हैं, ताकि खिलाड़ियों को इंजरी की स्थिति में तेजी से रिकवरी करने में मदद मिल सके, चोट के जोखिम को कम किया जा सके और एथलीटों की सेहत को बेहतर बनाया जा सके। साई NSSC बेंगलुरु ने एथलीटों के साथ साथ पर्यावरण की जिम्मेदारी पर भी एक मजबूत रुख अपनाया है। बेंगलुरु स्थित साई सेंटर में वो हर सुविधाएं मौजूद हैं जो किसी खिलाड़ी को चैंपियन बनाने के लिए काफी हैं। उन्नत तकनीक हो, काबिल कोच हो, डाइट हो या खेलों से जुड़ी अन्य प्रकार की सुविधाएं, यह सेंटर हर मोर्चे पर अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप है, जो किसी खिलाड़ी के लिए अहम कड़ी साबित होता जा रहा है। कैमरामैन प्रमोद नेगी के साथ मैं सुशील कुमार, DD न्यूज, बेंगलोर। तो बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए DD न्यूज। नमस्कार।